डीएनए मित्रों, आज विश्लेषण की शुरुआत हम सीज फायर की धोखेबाज तिकड़ी से करेंगे, जिसने ईरान और इजराइल को ही नहीं पूरी दुनिया को अंधेरे में रखा, जिसने सीज फायर का ऐलान भी किया और कुछ ही देर में अपने हाथों से उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। इसका अंजाम सबसे ज्यादा लेबनान ने 250 से ज्यादा लोगों की जान गंवाकर भुगता है। इसका अंजाम सबसे ज्यादा दुनिया ने हजारों करोड़ रुपए गंवाकर भुगता है। मित्रों, आज आपको जानना चाहिए किस तरह अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान की आतंकी सेना के चीफ आसिम मुनीर ने मिलकर ईरान के साथ साथ दुनिया की आंखों में धूल झोंकी। मित्रों, हमने कल डीएनए में आपको बताया था कि जिस सीज फायर में पाकिस्तान जैसा नाकाम मुल्क मध्यस्थ की भूमिका में होगा, उस सीज फायर का स्थायी होना लगभग असंभव है। यही वजह है सीज फायर के ऐलान के बाद इस युद्ध में सबसे बड़ा खून खराबा हुआ और दुनिया पूछ रही है, कहां है सीज फायर। मित्रों, आज आपको जानना चाहिए पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका को संदेश पहुंचाने में क्या क्या गड़बड़ी की, जिससे ईरान और अमेरिका के बीच अविश्वास की खाई और ज्यादा गहरी हो गई। आज आपको देखना चाहिए किस तरह पाकिस्तान को एक बार फिर से ट्रंप ने दुनिया के सामने बेइज्जत किया, लेकिन पाकिस्तान में इसके बावजूद मुनीर और शहबाज के लिए तालियां बजाई जा रही। शहबाज और मुनीर अपने लिए नोबेल पुरस्कार की मांग करवा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए पाकिस्तान के डबल गेम से कैसे ईरान की शर्तों वाला कागज कूड़े के डिब्बे में पहुंच गया। हमने आपको कल ईरान अमेरिका सीज फायर के विश्लेषण में बताया था, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सीज फायर के लिए सबसे बड़ा संकट साबित होंगे और उनको भरोसे में लिए बगैर कोई भी सीज फायर सफल नहीं हो सकता। हमने आपको जो बताया था मिडिल ईस्ट में ठीक वैसा ही हुआ और इसके बाद पाकिस्तान की मध्यस्थता वाला सीज फायर इजराइल की एयर स्ट्राइक के धमाकों से उड़ गया। मित्रों, कल शहबाज शरीफ ने अमेरिका को भेजा हुआ जो संदेश अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके दुनिया को जानकारी दी थी, ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर हो गया है, उसमें इस सीज फायर के लेबनान में लागू होने की बात भी कही गई थी, लेकिन इजराइल ने इसे मानने से इनकार कर दिया और लेबनान पर इतना बड़ा हमला किया जितना 40 दिन के युद्ध के दौरान भी नहीं किया गया था। सबसे खास बात यह, इजराइल ने यह हमले ट्रंप के ईरान के साथ युद्ध विराम की घोषणा के कुछ घंटे बाद ही शुरू कर दिए। इजराइल ने इसे हिजबुल्लाह पर सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक बताया, जिसमें हिजबुल्लाह के हथियारों के गोदाम, लॉन्चर्स और कमांड सेंटर्स को निशाना बनाने का दावा किया गया। मित्रों, इजराइल की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक में लेबनान की राजधानी बेरूत समेत कई शहरों में बड़ी तबाही हुई है। लेबनान पर इजराइल के हमले में अब तक 250 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। इजराइल की एयर स्ट्राइक में 1100 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। इजराइल ने 40 से ज्यादा हिजबुल्लाह आतंकवादियों को मारने का दावा किया है। इस हमले में इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम के निजी सचिव अली यूसुफ हर्शी को मार दिया है। अली यूसुफ हिजबुल्लाह चीफ का भतीजा भी था। सिर्फ राजधानी बेरूत में 92 लोगों की मौत हुई है, जबकि 742 लोग घायल हुए हैं। इजराइल ने लेबनान पर हमला 2 मार्च 2026 से शुरू किया था। 7 अप्रैल तक इजराइल के हमलों में 1400 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन इससे पहले कभी भी लेबनान में एक दिन के अंदर 250 लोगों की मौत नहीं हुई थी। मित्रों, समझ रहे हैं आप? पाकिस्तान ने सीज फायर करवाने का दावा किया, लेकिन इस दावे के बाद इजराइल ने लेबनान पर हमला करके एक दिन में सबसे ज्यादा लोगों को मार दिया, यानी दुनिया में शहबाज शरीफ के दावे की धज्जियां उड़ा दी। लेबनान पर इतने भीषण हमलों के बाद सीज फायर का जश्न मना रही दुनिया तनाव में आ गई। ईरान नाराज हो गया और इन हमलों को सीज फायर का उल्लंघन बताया, लेकिन इजराइल और अमेरिका दोनों ने साफ कर दिया लेबनान को इस सीज फायर की शर्तों से अलग रखा गया था। मतलब शहबाज शरीफ कह रहे हैं सीज फायर लेबनान के मोर्चे पर भी लागू होता है। बहुत ध्यान से सुनिए, शहबाज शरीफ ने क्या कहा, यह सीज फायर लेबनान पर भी लागू होता है, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने इससे इनकार कर दिया। सबसे पहले ट्रंप का मैसेज आया, लेबनान में अलग युद्ध चल रहा है, उसका ईरान सीज फायर से संबंध नहीं है। यही बात व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिना लेविट ने भी पत्रकारों को बताई और आखिर में रही सही कसर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पूरी कर दी। आज आपको जेडी वेंस का यह बयान बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। दरअसल कुछ दिन पहले हमने ईरान के साथ एक सीज फायर पर सहमति जताई थी, लेकिन ईरान ने ये मान लिया था कि ये सीज फायर लेबनान को भी कवर करेगा। ये पूरी तरह से उनकी गलतफहमी है। हमने कभी ये वादा नहीं किया था, ना ही कभी ये संकेत दिया था
कि लेबनान इस सीज फायर का हिस्सा होगा। इसलिए इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले जारी रख रहा है और ईरान को ये समझ लेना चाहिए कि सीज फायर केवल उसी क्षेत्र तक सीमित है जिस पर हमने सहमति जताई थी। लेबनान उसमें शामिल नहीं है। मित्रों, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो इस्लामाबाद में संभावित ईरान अमेरिका की शांति वार्ता को लीड करेंगे और वो कह रहे हैं लेबनान पर हमला जारी रहेगा। जेडी वेंस कह रहे हैं ईरान को कोई गलतफहमी हो गई होगी, हमने कभी लेबनान को सीज फायर में शामिल करने का वादा नहीं किया। मित्रों, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो इस्लामाबाद में संभावित ईरान अमेरिका की शांति वार्ता को लीड करेंगे। यही नहीं, पाकिस्तान ने अमेरिका को ईरान की शर्तों का एक 10 पॉइंट वाला प्लान भेजा था, उसे भी ट्रंप ने कूड़े के डिब्बे में फेंक दिया। इस प्लान में ईरान ने मांग की थी ईरान को यूरेनियम संवर्धन का पूरा अधिकार मिले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान के अधिकार को स्वीकार किया जाए। ईरान ने अमेरिका से फिर कभी हमला नहीं करने की गारंटी मांगी थी, सभी प्रतिबंधों को हटाने और जंग में नुकसान का मुआवजा देने की मांग की थी, पूरे मिडिल ईस्ट से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की शर्त रखी थी, लेबनान, यमन आदि सभी मोर्चों पर युद्ध बंद करने की मांग की थी। ईरान की शर्तों की लिस्ट पाकिस्तान ने अमेरिका को सौंप दी और अमेरिका ने कितनी बेदर्दी से इसे खारिज किया, उसे समझने के लिए आज आपको व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का बयान ध्यान से सुनना चाहिए। ईरानियों ने शुरुआत में 10 बिंदुओं की एक योजना पेश की थी जो मूल रूप से गंभीर नहीं थी, अस्वीकार्य थी और उसे पूरी तरह खारिज कर दिया गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी वार्ता टीम ने उसे सचमुच कूड़ेदान में फेंक दिया। ये सोचना कि राष्ट्रपति ट्रंप कभी भी ईरान की इच्छाओं की सूची को समझौते के रूप में स्वीकार करेंगे पूरी तरह बेतुका है। मित्रों, सुना आपने, ट्रंप ने ईरान के प्लान को कूड़े के डिब्बे में डाल दिया। यानी ना तो लेबनान में सीज फायर को हरी झंडी मिली और ना ही ईरान की मांगों को गंभीरता से लिया गया। जेडी वेंस जिसे ईरान की गलतफहमी बता रहे हैं, ईरान उसे धोखा बता रहा है और दुनिया इस धोखे और गलतफहमी दोनों का जिम्मेदार पाकिस्तान को मान रही है। पाकिस्तान ने यह सब कैसे किया, आगे हम आपको यह भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए सीज फायर को कूड़ेदान में फेंकने के बाद दुनिया पर इसका असर क्या हुआ। डीएनए मित्रों, ईरान इस धोखे से बुरी तरह भड़क गया और सबसे पहले उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया। ईरान के विदेश मंत्री और स्पीकर ने साफ साफ कह दिया सीज फायर की शर्तें टूट रही हैं, ऐसे में वार्ता की बात बेईमानी है। ईरान के स्पीकर ने सोशल मीडिया पर इस्लामाबाद में अमेरिका से बातचीत की जानकारी दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने ये पोस्ट भी हटा ली। यानी एक तरफ पाकिस्तान में वार्ता की तैयारी चल रही है, अमेरिका की तरफ से वार्ता करने वाले दल का नाम बताया जा रहा है, दूसरी तरफ ईरान वार्ता करने आएगा या फिर नहीं आएगा, ये अभी तक साफ नहीं है। मित्रों, ईरान कितना नाराज है उसे समझने के लिए आपको ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के बयान को डिकोड करना चाहिए। लेबनान के खिलाफ इजराइल की बार बार आक्रामकता शुरुआती संघर्ष विराम समझौते का घोर उल्लंघन है। ये धोखेबाजी और संभावित समझौतों के प्रति प्रतिबद्धता की कमी का खतरनाक संकेत है। इन आक्रामक कार्रवाइयों का जारी रहना बातचीत को बेमानी बना देगा। हमारे हाथ ट्रिगर पर ही रहेंगे और ईरान अपने लेबनानी भाइयों और बहनों को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मित्रों, ईरान के राष्ट्रपति कह रहे हैं वो लेबनान का साथ छोड़ेंगे नहीं। इजराइल और अमेरिका कह रहे हैं कि लेबनान में हिजबुल्लाह को छोड़ेंगे नहीं, जब मन होगा तब मारेंगे, मारते रहेंगे। अब ऐसे में सीज फायर का मतलब क्या है? सीज फायर को लेकर होने जा रही वार्ता का भविष्य क्या है, ये आप भी समझ रहे होंगे। दुनिया भर के बाजारों और निवेशकों को भी समझ में आ गया कि सीज फायर टूट चुका है और आगे भी सीज फायर दिखाई नहीं दे रहा है। मित्रों, सीज फायर के ऐलान के बाद ब्रेंट क्रूड में 13% से 16% की बड़ी गिरावट आई थी। यह $92 तक गिर गया था, लेकिन आज ये $98 प्रति बैरल बिक रहा है। इसी तरह WTI क्रूड के दाम 15 से 17% गिरकर $93 प्रति बैरल तक पहुंच गए थे, लेकिन आज ये $101 प्रति बैरल तक पहुंच गए। 8 अप्रैल को संघर्ष विराम की खुशी में अकेले भारत में 17 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति बनी, जबकि 9 अप्रैल को जमीनी हकीकत ने इस समझौते की पोल खोली और करीब 5 से 6 लाख करोड़ की संपत्ति वापस स्वाहा हो गई। आज सेंसेक्स 931 पॉइंट गिरा। भारत के अलावा चीन, जापान और साउथ कोरिया जैसी एशिया के बड़े बाजारों में भी गिरावट हुई। मित्रों, हमने कल ही आपको बाजार पर बहुत भरोसा नहीं करने की नसीहत दी थी। डीएनए में कल हमने इस बात का विश्लेषण भी किया था। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर क्यों नहीं टिकेगा, हमने आपको यह भी बताया था। इजराइल इतनी आसानी से युद्ध खत्म नहीं होने देगा और जिस समझौते में मध्यस्थ पाकिस्तान जैसा नॉन सीरियस देश हो,
उसका फेल होना तय है। और आज ये सारी चीजें सही साबित होती दिख रही हैं। आप फिर से सुनिए हमने आपको कल क्या बताया था। अमेरिका और ईरान ने तो सीज फायर को मान लिया, लेकिन क्या इजराइल 2 हफ्ते तक चुपचाप बैठा रहेगा? क्या ये सीज फायर 2 हफ्ते तक टिक पाएगा? इजराइल इस युद्ध विराम को मान ले, इसके आसार कम ही है। मित्रों, पाकिस्तान के अवाम मुनीर और शहबाज की बात नहीं सुनती, भला ईरान उस मुनीर की बात सुनेगा? ट्रंप इतने कमजोर हो गए कि उन्होंने सरपंच भी उस मुनीर को बनाया जिसे बलोच पीट रहे हैं। सोचिए, जिस देश का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट नहीं लिख सकता, क्या वो ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर करा सकता है? डीएनए मित्रों, युद्ध विराम ने दुनिया भर के निवेशकों की उम्मीदें बढ़ाई हैं। वो निवेशक चाहे शेयर बाजार के हो या सोने चांदी के, लेकिन इसके बावजूद अभी काफी सतर्क रहने की जरूरत है। आपको सावधान इसलिए भी रहना चाहिए क्योंकि युद्ध विराम का ऐलान करने वाले ट्रंप हैं वो ट्रंप जो पल पल में बदल जाते हैं। आपको किसी भी ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। मित्रों, अब आप समझिए, इस सीज फायर में जितनी गड़बड़ी चल रही है उसके लिए पाकिस्तान कितना जिम्मेदार है और ट्रंप ने कैसे एक बार फिर पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेइज्जत कर दिया। ईरानी मीडिया ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने अमेरिका की शर्तों की जो लिस्ट तेहरान को दी उसमें कुछ बातें बदल दी गईं। इसके अलावा अमेरिका को ईरान की जो शर्तें बताई गईं उसमें भी कुछ चीजें साफ साफ नहीं बताई गईं। इसीलिए अमेरिका और ईरान के बीच खाई और ज्यादा गहरी हो गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने फारसी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन में कुछ बातों के मायने बदल दिए। अब हो सकता है उनको समझ में ना आया हो। मित्रों, कल हमने आपको बताया था किस तरह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जिस पोस्ट के जरिए दोनों देशों के बीच सीज फायर की जानकारी दी थी वो अमेरिका से ही भेजा गया था। आज अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस खबर पर मोहर लगा दी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने शहबाज शरीफ को सीज फायर के ऐलान के लिए एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। मित्रों, इस हिसाब से अमेरिका की तरफ से शहबाज को लेबनान में भी सीज फायर की बात लिख कर दी गई थी। यह जानकारी उनसे पोस्ट करवाई गई, लेकिन बाद में अमेरिका ने इजराइल के दबाव में इससे इनकार कर दिया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात गलत साबित हुई। अब ईरान के नेता शहबाज की पोस्ट दिखाकर सवाल पूछ रहे हैं, जब शहबाज ने लेबनान में भी सीज फायर की बात कही थी तो इसका उल्लंघन क्यों हो रहा है? मित्रों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के इस पोस्ट को ध्यान से देखिए। किस तरह उन्होंने शहबाज शरीफ के पोस्ट में उन लाइनों को हाईलाइट किया है जिसमें उन्होंने अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा ईरान और लेबनान में सीज फायर के लिए तैयार होने की बात कही थी। यह पोस्ट करके अब्बास अराक्ची ने साबित कर दिया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कही बात अमेरिका कितना हल्के में लेता है और इजराइल तो इसको बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं मानता। अपनी पोस्ट में अराक्ची ने कहा, ईरान अमेरिका का युद्ध विराम की शर्तें स्पष्ट और साफ हैं। अमेरिका को युद्ध विराम या इजराइल के माध्यम से युद्ध, दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। वो दोनों एक साथ नहीं रख सकता। दुनिया लेबनान में हो रहे नरसंहार को देख रही है। अब फैसला अमेरिका के हाथ में है और पूरी दुनिया ये देख रही है कि वो अपने वादों पर अमल करता है या नहीं। मित्रों, ये सवाल ईरान सिर्फ अमेरिका से ही नहीं कर रहा, सवाल शहबाज शरीफ पर भी खड़े हो रहे हैं। आखिरकार पाकिस्तान की बातों में कोई वजन क्यों नहीं है? मित्रों, इतनी बेइज्जती के बावजूद शहबाज शरीफ के लिए उनकी कैबिनेट तालियां बजा रही है और शहबाज शरीफ कह रहे हैं इतनी इज्जत पाकिस्तान को आज से पहले कभी नहीं मिली। डीएनए मित्रों, सच्चाई यही है। शहबाज शरीफ और मुनीर अपने लोगों से अपनी तारीफ करवा रहे हैं, लेकिन खुद पाकिस्तान में कोई उन पर भरोसा नहीं कर रहा। पाकिस्तानी खुद मानते हैं कि शहबाज और मुनीर की जोड़ी फिर से अपनी और पाकिस्तान की फजीहत ही कराएगी और उनका मानना बिल्कुल सही है, वो दिख भी रहा है। और जिन्हें पाकिस्तान की फजीहत नहीं दिख रही उन्हें भी आज हम डीएनए में दिखा रहे हैं। मित्रों, अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर ईरान के साथ सीज फायर का सपना क्यों नहीं पूरा कर पाएगा, इसे लेकर एक और दिलचस्प जानकारी सामने आई है। भरोसे के मामले में अमेरिका और पाकिस्तान दोनों देश बहुत पीछे हैं। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स के अनुसार जिम्मेदार देशों की रैंकिंग में अमेरिका 66वें और पाकिस्तान 90वें स्थान पर आता है। सोचिए, अमेरिका ईरान संघर्षों के बीच पाकिस्तान मध्यस्थता का दावा कर रहा है, लेकिन भरोसे को लेकर उसकी रैंकिंग बेहद खराब है, जबकि भारत भरोसे की इस रैंकिंग में अमेरिका और पाकिस्तान से बहुत ऊपर यानी 16वें स्थान पर है। और फिलहाल दुनिया में भरोसे के मामले में काफी नीचे आने वाले दो देश मिलकर तीसरे देश यानी ईरान के साथ समझौते का प्लान बना रहे हैं और ईरान इसकी शुरुआत से इसे धोखा बता रहा है।
मित्रों, इस वक्त इस्लामाबाद में इस वार्ता की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जैसे हाई प्रोफाइल गेस्ट को आना है, इसलिए सुरक्षा के लिए पाकिस्तान में पसीना बहाया जा रहा है। डीएनए मित्रों, हिंदी की एक कहावत है, शर्म गई तो क्या करेगा कोई। इसका मतलब है कि जब इंसान की आंखों का पानी यानी शर्म खत्म हो जाती है तो उस पर किसी शिकस्त का फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल यही हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का हाल है। मित्रों, पाकिस्तान की मध्यस्थता में होने वाले सीजफायर का पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन पाकिस्तानियों ने इस नाकामी के बाद भी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। पाकिस्तानियों के इस प्रोपेगेंडा को समझने के लिए आपको सोशल मीडिया पर हो रही हलचल बेहद ध्यान से देखनी और समझनी चाहिए। मित्रों, डीएनए की न्यूज वॉल पर आप इस वक्त पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स से किए गए पोस्ट देख रहे हैं। हर पोस्ट में एक ही बात लिखी गई है और इस बात को जब आप पढ़ेंगे, एयरपोर्ट पर कुछ लोग कह रहे हैं उनका पासपोर्ट देखकर एयरपोर्ट स्टाफ ने पाकिस्तानियों की तारीफ की है। माजिद अली भट्टी साहब हैं ये, और ये लिख रहे हैं कि देखिए, जैसे ये मैक्सिको एयरपोर्ट पर उतरे तो वहां इनकी पासपोर्ट को देख करके कहा गया, यू आर अ ग्लोबल पीस मेकर। ये आमिर है, फरीद खान है, इन्होंने भी कहा कि जैसे ही मैं टर्की के एयरपोर्ट पर उतरा तो पाकिस्तान पासपोर्ट को देख के इमिग्रेशन में जो ऑफिसर बैठा था वो मुस्कुराया, बहुत ही गर्मजोशी से इनका स्वागत किया। जर्मनी में एक साहब लिख रहे हैं कि वो भी जैसे उतरे और पाकिस्तानी पासपोर्ट उनका देखा गया तो जो इमिग्रेशन पर बैठा आदमी था वो भाव बेहोल हो गया। मित्रों, पाकिस्तानी और शांति दूत, ये दोनों शब्द एक साथ नहीं लिखे जा सकते। खैर, पाकिस्तानियों की असलियत तो आपको मालूम है। अब हम आपको इस प्रोपेगेंडा की असलियत भी बता देते हैं और आप सोचिए क्या स्थिति है। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की हालत आप देखिए। कल रात से ये प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर फैलाया हुआ है कि जहां पाकिस्तानी उतर रहा है, जिस एयरपोर्ट पर उतर रहा है, उस एयरपोर्ट के जो इमिग्रेशन के लोग हैं उठ के खड़े होकर के स्वागत कर रहे हैं, कह रहे हैं आप तो पीस मेकर। अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा ये अलग अलग मैसेज नहीं है, बल्कि एक ही पोस्ट है। बस पोस्ट में देश का नाम बदल दिया जाता है, बाकी सब कॉपी पेस्ट यानी नकल है। ये दुनिया में पाकिस्तान के कद को लेकर भ्रम फैलाने वाला ऑनलाइन रैकेट है। जिस पाकिस्तानी पासपोर्ट के आधार पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, अब हम आपको उसकी हकीकत भी बता देते हैं। मित्रों, इस वक्त पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया में 98 नंबर पर है। इस पायदान पर पाकिस्तान और हूती आतंकियों वाले यमन संयुक्त रूप से बैठे हुए हैं, यानी यमन और पाकिस्तान के पासपोर्ट की स्थिति एक जैसी है। पाकिस्तान से नीचे सिर्फ सीरिया, अफगानिस्तान और इराक जैसे मुल्क हैं जहां आतंक परस्ती मौजूद है। पाकिस्तानियों के झूठ का फैक्ट चेक आपने देख लिया। अब हम आपको पाकिस्तानी सरकार के प्रोपेगेंडा की एक और तस्वीर दिखाते हैं। अमेरिका और ईरान दोनों में से किसी ने भी पाकिस्तान में मीटिंग को लेकर पूर्ण सहमति नहीं जताई है, लेकिन शहबाज शरीफ ने अपनी तरफ का ढोल पीटना शुरू कर दिया। इस्लामाबाद में आनन फानन में कैबिनेट मीटिंग बुला ली गई, जिसमें सभी मंत्री खड़े हुए और कथित युद्ध विराम के लिए शहबाज शरीफ की तारीफ करने लगे। शहबाज की शान में तालियां बजाने लगे। तालियों वाले इस प्रोपेगेंडा के बाद शहबाज ने क्या कहा, यह भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले आपको जानना चाहिए कि शहबाज के दरबार में जिस किस्म की चाटुकारिता हुई, ऐसी हरकतों पर शासन का महान ग्रंथ यानी आचार्य चाणक्य का अर्थशास्त्र क्या कहता है। मित्रों, अर्थशास्त्र में चाणक्य ने लिखा है, जो दरबारी राजा को खुश करने के लिए मीठा झूठ यानी चाटुकारिता से भरे शब्द बोलते हैं, वो राजा और राज्य के पतन का कारण बनते हैं। अर्थशास्त्र के इस सबक से आप समझ गए होंगे कि शहबाज के लिए तालियां बजाने वाले मंत्री असल में पाकिस्तान के लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं। चाटुकारिता की इस दौड़ में पाकिस्तान का पूरा सिस्टम शामिल है। मंत्री खड़े होकर नाकामी पर तालियां बजा रहे हैं तो पाकिस्तानी मीडिया एक हाथ आगे निकल गई। पाकिस्तानी न्यूज चैनल अब खोखले सीजफायर के लिए शहबाज और मुनीर को नोबेल पुरस्कार देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि बात बड़ी मजाकिया है, लेकिन पाकिस्तान में चाटुकारिता के नए लेवल को समझने के लिए आपको पाकिस्तानी मीडिया की यह चर्चा सुन लेनी चाहिए। मित्रों, पाकिस्तान में जो पिटता है उसे ही सम्मान मिलता है। आसिम मुनीर भारत के हाथों जब ऑपरेशन सिंदूर में पिटा तो उसे फील्ड मार्शल का तमगा मिला, और अब जब ईरान वॉर में मुनीर का सीज फायर टूट गया तो उसे नोबेल देने की मांग शुरू हो गई। वैसे नोबेल तो मुनीर के जहां पना ट्रंप को भी नहीं मिला, जिनके इशारों पर पाकिस्तानी सिस्टम चलता है, तो शहबाज शरीफ को क्या ही मिलेगा। मित्रों, आम बोलचाल की भाषा में हम कई बार एक वाक्य बोलते हैं, यह वाक्य है चने के झाड़ पर चढ़ा देना। इसका अर्थ होता है किसी की इतनी तारीफ कर देना कि वो शख्स यही भूल जाता है कि वो इस तारीफ के लायक है भी या नहीं।
मित्रों, शहबाज शरीफ अपनी झूठी इज्जत पर इतरा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ऐसा माहौल बना रहा है जिसे देखकर किसी आम इंसान को लगे कि वाकई पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। अब हम आपको मुनीर के इसी प्रोपेगेंडा की एक झांकी दिखाने जा रहे हैं। मित्रों, पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका की मीटिंग होगी या नहीं, इस पर सवालिया निशान खड़ा है। फिर भी इस्लामाबाद में 2 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। सड़कों पर मुनीर की फौज काबिज हो चुकी है। जगह जगह नाकेबंदी कर दी गई है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी लेवल के लिहाज से अलग अलग जोन तक बना दिए गए हैं। बड़े बड़े अधिकारी घर घर जाकर तलाशी ले रहे हैं। यानी मुनीर दिखा रहा है कि जल्द ही पाकिस्तान में बड़ी मीटिंग होने वाली है। डीएनए मित्रों, मुनीर की इन हरकतों को देखकर ब्रिटेन के प्रसिद्ध सैन्य इतिहासकार बेसिल हार्ट का एक कथन याद आ जाता है। मित्रों, बेसिल हार्ट ने कहा था, जब किसी कमजोर सेना को जनता के ऊपर अपनी धाक जमानी होती है तो वो ऐसे काम करती है जो देखने में अच्छे लगे, भले ही इन कामों का असल हालात पर कोई फर्क पड़े ना पड़े। मित्रों, शायद शहबाज और मुनीर ने सर बेसिल हार्ट के इस कथन को आत्मसात कर लिया। मुनीर और शहबाज की जोड़ी ने अपने प्रोपेगेंडा के लिए पूरी जान झोंक दी है। मित्रों, खुद पाकिस्तानियों को अपनी सरकार और फौज पर भरोसा नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह है चीन में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हुई वार्ता। और ये जो जानकारी, जो खबर हम आपको देने जा रहे हैं, इसे ध्यान से देखिएगा और तब आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की असलियत है क्या, उसका वजूद क्या है। तो चीन में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर के एक वार्ता चल रही थी। दोनों देशों ने युद्ध विराम के लिए चीन के उरुमकी में बातचीत की। 7 अप्रैल की दोपहर पाकिस्तान ने ऐलान किया कि वार्ता सफल हो चुकी है। यानी अफगान तालिबान और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया है। लेकिन 7 अप्रैल की रात को ही तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तानी फौज की चौकियों पर हमला कर दिया। इसी वजह से सवाल पूछा जा रहा है कि जो शहबाज और मुनीर चीन का सहारा लेकर अपना युद्ध विराम नहीं करा पाए, वो ईरान और अमेरिका जैसी शक्तियों के बीच युद्ध विराम कैसे करा पाएंगे। डीएनए मित्रों, समझौते के लिए वार्ता करने अमेरिकी नेता पाकिस्तान आ रहे हैं। ये टीम ट्रंप है और मुनीर की आतंकी टीम इस समय अमेरिका में मौजूद है। और अब यह भी बड़ी दिलचस्प खबर है, ट्रंप की टीम पाकिस्तान में ईरान के साथ सीजफायर तय करने आ रही है और मुनीर की आतंकवादी टीम अमेरिका में आतंकी हमले की साजिश रच रही है। मित्रों, अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने जानकारी दी है कि पाकिस्तानी मूल के 21 वर्षीय युवक मोहम्मद शाहजेब खान ने अमेरिका में आतंकी हमला करने की साजिश रची। यह शख्स अमेरिका में अवैध रूप से घुसकर न्यूयॉर्क के यहूदी समुदाय पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। इसकी ये योजना ISIS की तरह एक साथ गोलीबारी करके कई लोगों की हत्या करने की थी। पाकिस्तान ने एक तरीके से इसमें अपना अपराध भी कबूला है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया का कोई मुल्क तब भी ईरान और अमेरिका के बीच तब तक युद्ध विराम नहीं करा सकता जब तक इजराइल ना चाहे। इजराइल ने अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव को मजबूरन कबूल तो कर लिया, लेकिन यह भी कहा था कि लेबनान का मुद्दा इस सीजफायर का हिस्सा नहीं होगा। मित्रों, इस विश्लेषण की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि लेबनान पर इजरायली वायुसेना ने बहुत बड़ा हमला किया है। इस बमबारी की वजह से लेबनान की राजधानी बेरूत में सैकड़ों इमारतें जमींदोज हो गई। राजधानी बेरूत की धरती पर मलबे का ढेर बन गया। इस हमले को दुनिया ने देखा, लेकिन इस कार्रवाई से एक चौंकाने वाला तथ्य भी जुड़ा हुआ है। यह तथ्य अभी तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। इसी वजह से हम आपके लिए इजरायली हवाई हमले का रहस्यमयी फैक्टर डिकोड करने जा रहे हैं। इजरायली कार्रवाई के इस सरप्राइज फैक्टर को समझने के लिए आपको कुछ आंकड़े बहुत ही ध्यान से देखने चाहिए। मित्रों, इस बमबारी में इजरायली वायुसेना के 50 लड़ाकू विमान शामिल हुए। इन विमानों ने लेबनान की धरती पर स्थित 160 टारगेट्स पर हमला किया। इजरायली वायुसेना ने कुल 100 बम गिराए और इन बमों को गिराने में सिर्फ 10 मिनट का समय लगा। 160 टारगेट, 100 बम और वक्त सिर्फ 10 मिनट। मित्रों, खास बात ये हमले इजराइल और लेबनान बॉर्डर यानी दक्षिणी लेबनान से लेकर बेरूत तक हुए। इन दोनों इलाकों के बीच 100 किलोमीटर का फासला है। 100 किलोमीटर के फासले में 160 निशानों पर एक साथ 100 बम गिरा देना, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह कि सभी हमलों ने अपने लक्ष्य पूरे किए, यानी इजराइल के दुश्मन हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। मित्रों, ऐसा हवाई हमला किसी करिश्मे से कम नहीं कहा जा सकता। हालांकि इजराइल ने इस हमले को लेकर कोई बड़ी जानकारी सार्वजनिक नहीं की,
लेकिन कुछ मीडिया संस्थानों ने इस हमले में इंटेलिजेंस की भूमिका का जिक्र किया है। अब हम आपको लेबनान पर हुए इस बड़े हमले में इजरायली इंटेलिजेंस के रोल के बारे में बताने जा रहे हैं। मित्रों, मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है यह ऑपरेशन इजराइल की अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मिलकर किया। इस ऑपरेशन में इजरायली सेना की इंटेलिजेंस टुकड़ी यानी यूनिट 8200 शामिल थी। इस यूनिट को इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी अमान और मोसाद की उत्तरी इलाकों के लिए जिम्मेदार यूनिट का साथ मिला। ये तीनों एजेंसी कई हफ्तों से हिजबुल्लाह से जुड़े टारगेट्स की गतिविधियां ट्रैक कर रही थी और फिर सही मौका मिलते ही हमला कर दिया गया। मित्रों, हमेशा की तरह इन रिपोर्ट्स पर भी इजराइल ने कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। इजराइल खामोश है, लेकिन ओपन सोर्स इंटेलिजेंस सूत्रों ने एक थ्योरी सामने रखी है। इस थ्योरी में कहा गया है कि इजरायली खुफिया एजेंसियों ने हिजबुल्लाह के एक बड़े नेटवर्क की अलग अलग लोकेशंस पता लगा ली थी। अब हम आपको इजरायली इंटेलिजेंस से जुड़ी इसी थ्योरी के बारे में बताने जा रहे हैं। मित्रों, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस सूत्रों का मानना है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह की डिजिटल बातचीत के तरीकों का पता लगा लिया था। जिस तरह हम और आप अपने दफ्तरों में कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, ठीक उसी तरह हिजबुल्लाह के कमांडर भी एक ऐप के जरिए आपस में बातचीत करते थे। इजरायली इंटेलिजेंस ने उस कंप्यूटर का पता लगा लिया था जहां से यह कॉन्फ्रेंस कॉल शुरू की जाती थी। जैसे ही कंप्यूटर से कॉल शुरू की गई, हैकिंग के जरिए उस कॉल से जुड़े दूसरे कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स की लोकेशन पता कर ली गई। लोकेशन मिलते ही इजरायली एयरफोर्स ने बमबारी शुरू कर दी। यह बमबारी इतनी अचूक थी कि एक बिल्डिंग में छिपे हिजबुल्लाह चीफ नाइम कासिम के भतीजे को भी मार दिया गया। यहां हम दोहरा देते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल से लोकेशन पता करना अब तक सिर्फ एक थ्योरी है। इजराइल ने इस बाबत कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन इस थ्योरी को खारिज नहीं किया जा सकता। इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का इतिहास ऐसे ही अजब गजब तरीकों से भरा रहा है। मित्रों, आपको याद होगा दिसंबर 2024 में इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया था। इजरायली खुफिया एजेंसियों ने हिजबुल्लाह को विस्फोटकों से भरे पेजर सप्लाई करा दिए थे। लगातार 2 दिन तक हिजबुल्लाह के आतंकवादियों के पास मौजूद पेजर और वॉकी टॉकी में ब्लास्ट होते रहे थे। इन धमाकों में हिजबुल्लाह के 40 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे और तकरीबन 3500 घायल हो गए थे। जो मोसाद पेजर में बम भेज सकता है, उसके लिए कॉन्फ्रेंस कॉल से लोकेशन का पता करना यह कोई बड़ी बात नहीं है। मित्रों, इजरायली खुफिया एजेंसियों की हालिया कामयाबी ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को इतना कॉन्फिडेंस दे दिया है कि अब नेतन्याहू खुलकर युद्ध आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। नेतन्याहू का ये युद्ध घोष आपको भी ध्यान से सुनना चाहिए। इजराइल ने दुश्मनों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की है। जो आज तक असंभव माना जाता था, वो हमने कर दिखाया है। हमारे लक्ष्य अब भी बाकी हैं, हम उन्हें पूरा करके रहेंगे। ये दुश्मन के ऊपर है कि वो बातचीत से मानता है या फिर लड़ाई करके। हम युद्ध के लिए लगातार तैयार हैं। हमारे सैनिक और हमारी बंदूकें फायरिंग मोड में है। मित्रों, लेबनान में हमला करके इजराइल ने एक तीर से 2 नहीं बल्कि 3 शिकार किए। अब हम आपको इजराइल के इन्हीं लक्ष्यों की जानकारी देने जा रहे हैं। हिजबुल्लाह पर हमला करके इजराइल ने अपने पड़ोस में मौजूद खतरे को कम कर दिया। हिजबुल्लाह पर हमले के बाद ईरान से सख्त प्रतिक्रिया आई, जो ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम को प्रभावित कर सकती है। तीसरा बड़ा लक्ष्य है लेबनान की सरकार। हिजबुल्लाह पर हमले की वजह से लेबनान के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। लेबनान की इस पीड़ा को समझने के लिए आपको कैबिनेट मंत्री हनीन सैयद का बयान ध्यान से देखना चाहिए। मित्रों, लेबनान की सरकार की तरफ से बोलते हुए हनीन सैयद ने कहा, हिजबुल्लाह पर इजराइल का हमला इस युद्ध में एक खतरनाक मोड़ है। इन हमलों की वजह से लेबनान में विस्थापित आबादी की संख्या बढ़ गई है। इजराइल की तरफ से होने वाले हमलों को रोकने के लिए हम इजरायली सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं। लेबनान की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव साफ संकेत है कि इजराइल के साथ शांतिपूर्ण रिश्तों के लिए लेबनान अब हिजबुल्लाह को भी नकार सकता है। मार्च के महीने में लेबनान ने हिजबुल्लाह के गढ़ यानी दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना हटा ली थी। अब बातचीत का ऑफर दिया जा रहा है। ये सभी घटनाक्रम बताते हैं कि अब हिजबुल्लाह को लेबनान में मौजूदगी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जिस नीति पर इजराइल चल रहा है, उसे देखकर प्राचीन चीन के दार्शनिक सुन त्सू की एक नीति याद आ जाती है। मित्रों, अपनी किताब द आर्ट ऑफ वॉर में सुन त्सू ने लिखा है, अगर दुश्मन की योजनाएं खत्म कर दी जाएं, तो दुश्मन का गठबंधन भी टूट जाएगा। ऐसे कदम उठाकर दुश्मन के गठबंधन में शामिल पक्षों को अपनी तरफ झुकाया जा सकता है। भले ही पाकिस्तान जैसे देश ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम की नाकाम कोशिश कर रहे हों, लेकिन इजराइल ने अपना मकसद दुनिया को बता दिया है। अगर ईरान अमेरिका का युद्ध रोका जाएगा, तब भी इजराइल हिजबुल्लाह जैसे दुश्मनों को खत्म करता रहेगा, ताकि इजरायली सरहदों को सुरक्षित किया जा सके। डीएनए मित्रों, ये तय मानिए, अगर ईरान और अमेरिका का युद्ध विराम हुआ तो वो इजराइल की मर्जी से ही होगा।
इजराइल का इतिहास रहा है कि वो युद्ध विराम तभी करता है जब आगे युद्ध की संभावना ना हो। इजराइल की ये नीति समझने के लिए आज आपको इजरायली सीज फायर का इतिहास भी देखना चाहिए। 1979 में कैंप डेविड समझौते के तहत इजराइल ने इजिप्ट के साथ समझौता किया था। तब से लेकर आज तक इजराइल और इजिप्ट के बीच तनाव नहीं बढ़ा है। 1994 में इजराइल और जॉर्डन के बीच युद्ध विराम का समझौता हुआ था। इजराइल और जॉर्डन के रिश्ते तब से लेकर आज तक बेहतर ही हुए हैं। 2020 में मोरक्को और बहरीन के साथ जंग न लड़ने पर सहमति जताई थी। इन देशों के साथ भी इजराइल का कोई तनाव नहीं है। मित्रों, इतिहास के इन्हीं अध्यायों की वजह से माना जाता है कि स्थायी शांति का रास्ता इजराइल की मर्जी से ही खुलेगा। पाकिस्तान जैसे देश कितने ही हाथ पैर मार लें, वो ईरान के युद्ध को रोक नहीं सकते। मित्रों, यह भी तय है कि इजराइल लेबनान पर अटैक करता रहेगा तो ईरान भी हॉर्मुज दुनिया के लिए बंद ही रखेगा। युद्ध विराम की घोषणा होते ही कल हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने खोल दिया था, लेकिन इजराइल के हमले के तुरंत बाद उसे बंद कर दिया गया क्योंकि ईरान के मुताबिक सीज फायर टूट गया है। ईरान के इस फैसले से एक बार फिर सैकड़ों जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अब वसूली का तरीका बदल लिया है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल और गैस के जहाजों पर क्रिप्टो करेंसी में टोल लगाने का फैसला किया है। यानी हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को क्रिप्टो करेंसी में टोल देना होगा। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हर जहाज को $1 प्रति बैरल के हिसाब से टोल देना होगा। यानी अगर कोई जहाज 10 लाख बैरल तेल ले जा रहा है तो उसे $10 लाख टोल के रूप में देना होगा। अगर कोई खाली जहाज होगा तो उसे टोल नहीं दिया जाएगा। टोल का भुगतान क्रिप्टो करेंसी में करना होगा। मुख्य रूप से बिटकॉइन में यह पेमेंट देना होगा। अब आपको पेमेंट का तरीका भी जानना चाहिए। मित्रों, हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज को ईमेल के जरिए अपना कार्गो डिटेल ईरान की सरकार को भेजना होगा। ईरान कार्गो डिटेल के आधार पर यह तय करेगा कि उस जहाज से कितना टोल लिया जाए। टोल का आकलन करने के बाद ईरान क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करने का निर्देश जहाज को देगा। खास बात यह है कि पेमेंट के लिए जहाजों को कुछ ही सेकंड का समय मिलेगा। इसका कारण यह है कि ईरान नहीं चाहता कि कोई इस लेन देन को ट्रेस कर सके। भुगतान मिलने के बाद जहाज को एक पासपोर्ट या मंजूरी मिलेगी। इसके बाद ही जहाज को हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित जाने की अनुमति होगी। ईरान अभी से ही इस व्यवस्था को लागू करने की कोशिश कर रहा है। ईरान पहले टोल की वसूली चीन की करेंसी युआन में करना चाह रहा था। यहां तक कि कुछ जहाजों ने युआन में भुगतान भी किया था, लेकिन युआन के मुकाबले क्रिप्टो करेंसी के फायदों को देखते हुए ईरान ने क्रिप्टो करेंसी पर जोर दिया है। अब आपको क्रिप्टो करेंसी की उन विशेषताओं के बारे में भी जानना चाहिए जिसकी वजह से ईरान ने टोल वसूली का यह प्लान बनाया। मित्रों, युआन में भुगतान को ट्रैक किया जा सकता है, खासतौर पर बड़े लेन देन में, लेकिन क्रिप्टो पूरी तरीके से ट्रेस प्रूफ है। यह बैंकिंग सिस्टम से बाहर है, इसीलिए इसे ट्रैक करना बेहद मुश्किल है। क्रिप्टो में वसूली के पीछे ईरान का दूसरा मकसद है आर्थिक प्रतिबंधों से खुद को बचाना। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने ईरान पर भारी आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। अगर डॉलर में पेमेंट लिया गया तो उसे फ्रीज किया जा सकता है, लेकिन क्रिप्टो को फ्रीज किए जाने का खतरा कम है। क्रिप्टो जैसे सिस्टम में यह फायदा भी है कि तेज और डायरेक्ट पेमेंट होता है। बिटकॉइन में पेमेंट वॉलेट टू वॉलेट होता है, पैसा तुरंत ईरान के पास पहुंच जाएगा। इन्हीं खूबियों की वजह से ईरान ने क्रिप्टो को पेमेंट के रूप में चुनने का फैसला लिया है। इस खबर के बाद बिटकॉइन के दाम में 5% का उछाल आया है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में इससे उत्साह का माहौल है। मित्रों, ईरान का यह प्लान उसके लिए फायदेमंद है। यही वजह है कि वो इसे लागू करने जा रहा है, लेकिन दुनिया के लिए यह नुकसानदेह है। ये कैसे नुकसानदेह है, अब आप इसे समझिए। पहली दिक्कत यह है कि इससे तेल की लागत कम से कम $1 प्रति बैरल बढ़ जाएगी। भारत हॉर्मुज के जरिए बड़ी मात्रा में अपनी जरूरत का कच्चा तेल और गैस आयात करता है। $1 के हिसाब से भारत का सालाना तेल और गैस आयात बिल लगभग 9,000 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा और यह पैसा अंत में देना ही पड़ेगा। दूसरी चिंता यह है कि टोल वसूलने पर हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों का आवागमन धीमा हो जाएगा। ईरान टोल के लिए जहाजों की जांच करेगा, इसके बाद भुगतान मांगेगा। इसमें समय लगेगा, जिससे तेल की सप्लाई में देरी होगी। युद्ध से पहले तक जहाजों को इस तरीके की किसी भी प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ता था। साथ ही ये प्लान लागू होने से हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल पूरी तरह स्थापित हो जाएगा। प्रभावी रूप से ईरान इस रास्ते का मालिक बन जाएगा। वो अपनी मर्जी से किसी देश को यहां से गुजरने की इजाजत देगा। अगर किसी देश के साथ उसका विवाद होगा तो वो उसे अनुमति नहीं देगा। ये विश्व व्यवस्था और संयुक्त राष्ट्र के नियमों के खिलाफ है। डीएनए मित्रों, इन्हीं चिंताओं की वजह से इसे खतरनाक कहा जा रहा है। अगर ईरान को हॉर्मुज में टोल वसूलने की छूट मिल गई
तो ये एक गलत मिसाल बन जाएगी। मलक्का स्ट्रेट दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है, लेकिन यहां कोई टोल नहीं लिया जाता। अगर ईरान के रास्ते पर दुनिया के दूसरे देश चलेंगे तो कल सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया भी मलक्का स्ट्रेट के रास्ते गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगा देंगे। ऐसे में और ऐसे एक नहीं बल्कि कई उदाहरण हैं। ईरान ने अपने पुनर्निर्माण के नाम पर टोल वसूलने की योजना बनाई है, लेकिन इस पैसे का भुगतान अमेरिका या इजराइल नहीं करेगा, बल्कि दूसरे देश करेंगे जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। यानी करे कोई भरे कोई की स्थिति हो गई है। इसलिए पूरी दुनिया को एक सुर में टोल वसूलने के इस प्लान का विरोध करना चाहिए। देश में अवैध धर्मांतरण कराने वालों का भी समानांतर नेटवर्क है। यह नेटवर्क गली कूचों से लेकर यूनिवर्सिटी तक फैला हुआ था और अब अवैध धर्मांतरण वाला यह नेटवर्क हाईटेक होकर बड़े कॉर्पोरेट तक पहुंच गया है। मित्रों, ये बहुत खतरनाक संकेत है। इसलिए आज हम धार्मिक सौहार्द के लिए खतरा बने धर्मांतरण के कॉर्पोरेट नेटवर्क का डीएनए टेस्ट करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि बीज को जमीन में बोया जाता है और उसके चारों ओर मिट्टी, हवा और पानी रखा जाता है। क्या बीज मिट्टी, हवा या पानी बन जाता है? धर्म के मामले में भी यही बात है। प्रत्येक को दूसरों का सार ग्रहण करना चाहिए और फिर भी अपनी व्यक्तिगत आस्था बनाए रखनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद के लिए आदर्श ये था कि हर व्यक्ति दूसरे धर्मों की अच्छी बात को समझे, लेकिन अपने धर्म का पालन करे। स्वामी जी से संत थे, उनकी सोच उदार थी, लेकिन महाराष्ट्र के नासिक में मल्टीनेशनल कंपनी के बीपीओ सेंटर में काम करने वाले 6 टीम लीडर्स की सोच उदारवादी नहीं, कट्टरपंथी थी, बहुत ही कट्टरपंथी थी। अब जो हम आपको बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा। नासिक में एक मल्टीनेशनल कंपनी के बीपीओ सेंटर में अवैध धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। जी हां, एक बीपीओ सेंटर के हाईटेक सर्विस ब्रांच में धर्मांतरण का रैकेट चल रहा था। समझिए, यह धर्मांतरण की कॉर्पोरेट ब्रांच है। अब तक आपने उन कट्टरपंथियों को देखा होगा जो दाढ़ी और सिर पर खास टोपी पहने धर्मांतरण कराते थे। मित्रों, अब जो कॉर्पोरेट कल्चर वाले कट्टरपंथी पकड़े गए हैं वो आपको कहीं से धर्मांतर नहीं दिखेंगे। वो कोट पैंट और टाई लगाए आधुनिक दिखेंगे, लेकिन इनमें भी कट्टरपंथ की मात्रा टोपी दाढ़ी वाले कट्टरपंथियों के बराबर ही होती है। पहनावा बदल गया, लेकिन इनकी सोच नहीं बदली। इसीलिए हम कह रहे हैं ये बहुत अलर्ट करने वाली खबर है। अब सुनिए कॉर्पोरेट कल्चर वाले कट्टरपंथियों पर आरोप क्या है। 8 लड़कियों ने शिकायत की है कि आरोपियों ने धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। एक हिंदू युवक के जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप है। कट्टरपंथियों ने पीड़ित हिंदू युवक को दोपहर में नमाज पढ़ने को मजबूर किया। पीड़ित हिंदू युवक को जबरन बीफ खिलाया गया। धर्मांतरण का कॉर्पोरेट नेटवर्क चलाने वाले कट्टरपंथियों का नाम भी जान लीजिए। आसिफ अंसारी, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन, तौसीफ अतर। पुलिस ने धर्मांतरण के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके खिलाफ छेड़छाड़, रेप और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का केस दर्ज किया गया। पुलिस ने अब तक कुल 9 एफआईआर दर्ज की हैं। पीड़ित लड़कियों ने कंपनी की एचआर प्रमुख से आरोपियों की शिकायत की थी। उसने मामूली बात कहकर शिकायत नहीं सुनी। पुलिस ने एचआर हेड के खिलाफ भी शिकायत और केस दर्ज किया है। पुलिस को शक है कि अवैध धर्मांतरण का कॉर्पोरेट नेटवर्क बहुत ही संगठित है। इसकी कई और ब्रांच भी हो सकती है। 9 मामले दर्ज किए गए, इसमें से 6 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। अपराधों का दायरा और गंभीरता देखते हुए माननीय पुलिस कमिश्नर सर, इनके आदेश से एसआईटी स्थापन की गई है। मित्रों, कुरान के सूरह यूनुस में कहा गया है, अगर तुम्हारा पालनहार चाहता तो धरती के सब लोग ईमान ले आते। तो क्या तुम लोगों पर जबरदस्ती करोगे वो ईमान वाले हो जाएं? सरल शब्दों में कुरान में यही कहा गया है कि आस्था व्यक्ति की अपनी पसंद का विषय है, लेकिन कट्टरपंथियों की मानसिक बनावट ऐसी होती है कि उन्हें यह साधारण बात समझ में नहीं आती। कट्टरपंथ का जहर इनकी दिमागी संरचना को बदल देता है, सोचने का तरीका बदल देता है। इसे ऐसे समझिए कि अवैध धर्मांतरण का कॉर्पोरेट नेटवर्क चलाने वाले जो 6 आरोपी पकड़े गए वो कोई साधारण कर्मचारी नहीं थे। इनकी प्रोफाइल देखिए और समझिए कि कट्टरपंथ का जहर कितना विषैला है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी टीम लीडर थे, यानी पढ़े लिखे और कंपनी में प्रभावशाली थे। अपने ओहदे का फायदा उठाकर दूसरों पर दबाव बना सकते थे। पीड़ित लड़कियों की उम्र 18 से 25 साल के बीच है। कई आर्थिक तौर पर कमजोर थीं, उन्हें नौकरी की जरूरत थी, इन्हें डराना आसान था। इसीलिए धर्मांतरण का कॉर्पोरेट नेटवर्क चलाने वाले कट्टरपंथियों ने इन्हें अपना निशाना बनाया। लव जिहाद, प्रलोभन
ऑफिस में दोस्ती और मेंटरशिप का फायदा उठाकर लड़कियों का धर्मांतरण कराने की साजिश की गई। बेशक ये कट्टरपंथी धर्मांतरण का मॉडर्न कॉर्पोरेट नेटवर्क चला रहे थे, लेकिन उनकी मॉडस ऑपरेंडी यानी काम करने का तरीका वही पुराना आजमाया हुआ था। आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को निशाना बनाना, धन के प्रलोभन और प्रेमजाल में फंसाकर धर्मांतरण कराना, अपने आसपास मौजूद दूसरे धर्म के लोगों को मीठी मीठी बातें कहकर बहलाना फुसलाना। पुलिस को शक है कि पीड़ित लड़कियों की संख्या 50 से ज्यादा हो सकती है। सोचिए, पुलिस शक जता रही है कि 50 से ज्यादा पीड़ित लड़कियां हो सकती हैं। यह सब कहां हो रहा है? एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो रहा है। मित्रों, कुरान के सूरा अल कहफ में कहा गया है, सत्य तुम्हारे प्रभु की ओर से है, अब जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे इनकार करे। यानी धर्मांतरण को नितांत निजी फैसला बताया गया है, लेकिन कट्टरपंथियों के दिमागी सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग ऐसी होती है कि उन्हें यह बात समझ में ही नहीं आती। ये बात हर कट्टरपंथी पर लागू होती है। जानते हैं, जब इन आरोपियों को कोर्ट में ले जाया गया तो इनके पीछे पीछे 500 से ज्यादा कट्टरपंथी कोर्ट पहुंच गए। समझिए, ये इनकी फैन फॉलोइंग है। सोचिए, जिन अपराधियों पर महिलाओं से छेड़छाड़, रेप, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है, उनकी तरफदारी के लिए कोर्ट कैंपस में भीड़ जुट जाती है। क्या किसी सभ्य और स्वस्थ समाज में ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर नासिक में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आरोपी धर्मांतरण का कॉर्पोरेट नेटवर्क चला रहे थे। कट्टरपंथियों की नजर में ये धर्म का काम कर रहे थे, इसलिए ये उनके नायक हैं, हीरो हैं। सोचिए, ये कट्टरपंथी कैसा समाज बनाना चाहते हैं। इसलिए आज कट्टरपंथियों के सियासी संरक्षकों से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। जिहाद करने वाले लोग जो है, उनके समर्थन में मुस्लिम समाज के लोग कैसे उतर सकते हैं, यह प्रश्न मुझे पूछना है। उसके साथ कहां गए फिर वो अबू आजमी जी, कहां गए मुमरा के जितुद्दीन, कहां गए वो अमीन पटेल, कहां गए वो असलम शेख, जिनको हमेशा लगता है कि हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, सर्वधर्म भाव समभाव होना चाहिए। मित्रों, महात्मा गांधी ने कहा है कि मैं एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के धर्मांतरण में विश्वास नहीं करता। मेरा प्रयास कभी किसी की आस्था को कमजोर करने का नहीं, बल्कि उसे अपने धर्म का बेहतर अनुयायी बनाने का होना चाहिए। नासिक में गिरफ्तार किए गए आरोपी दूसरों की आस्था को कमजोर कर रहे थे। असहिष्णुता, मुसलमानों से भेदभाव, संवैधानिक अधिकार जैसे शब्दों का दिन में 100 बार उच्चारण करने वाले कथित मानवतावादी आज खामोश हैं। धर्मांतरण के इस अधर्म पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मित्रों, जानते हैं 2023 में धर्मांतरण की 601 घटनाएं रिपोर्ट हुई। 2024 में धर्मांतरण की 840 घटनाएं दर्ज की गई, यानी एक साल में धर्मांतरण के मामले 40% बढ़े। और सुनिए, 2025 में धर्मांतरण की 900 घटनाएं रिपोर्ट की गई। ये संख्या 1947 के बाद सबसे ज्यादा है। ये आंकड़े आपको छोटे लग रहे होंगे, लेकिन समझिए, ये वो घटनाएं हैं जो रिपोर्ट हुई हैं। आप जानते हैं, जब तक बड़े रैकेट का पर्दाफाश नहीं होता, अवैध धर्मांतरण की ज्यादातर घटनाएं रिपोर्ट ही नहीं होती हैं। जो आंकड़े उपलब्ध हैं, उनका ट्रेंड ये बता रहा है कि धर्मांतरण का नेटवर्क साल दर साल मजबूत होता जा रहा है। अब तो ये नेटवर्क कॉर्पोरेट बन गया है। मित्रों, 2025 में यूपी में गिरफ्तार हुआ छांगुर याद है आपको? धर्मांतरण के लिए उसे विदेश से 100 करोड़ का फंड मिला था। छांगुर धर्मांतरण का कॉर्पोरेट नेटवर्क चलाने वालों की तरह हाई क्वालिफाइड नहीं था, फिर भी उसे 100 करोड़ का विदेशी फंड मिला। पुलिस को शक है नासिक वाले धर्मांतरण के कॉर्पोरेट नेटवर्क को भी विदेशी फंडिंग मिल रही होगी। पुलिस की जांच में ये पॉइंट भी शामिल है। सोचिए, देश के 12 राज्यों में एंटी कन्वर्जन कानून लागू है। जिस महाराष्ट्र के नासिक में धर्मांतरण का कॉर्पोरेट नेटवर्क चल रहा था, वहां अवैध धर्मांतरण पर 7 साल की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन कट्टरपंथियों को कानून की चिंता नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि मजहब के नाम पर भीड़ उनके पक्ष में खड़ी हो जाएगी। एक वोट बैंक को लक्षित करने वाले नेता उनके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। मानवाधिकार के नाम पर एक्टिविस्टों की एक टोली उनके पक्ष में आवाज उठाने लगेगी। इसलिए आज हम कह रहे हैं, ये अलर्ट करने वाली, सावधान करने वाली खबर है। धर्मांतरण अब कॉर्पोरेट नेटवर्क बन गया है। इसके साथ एक पूरा इकोसिस्टम एक्टिव रहता है, इसलिए सावधान रहिए, अपने आसपास नजर रखिए। आखिर में हम ब्रिटेन के प्रसिद्ध दार्शनिक जॉन लॉक के शब्दों में कट्टरपंथियों से यही कहेंगे कि सच्चा धर्म आंतरिक विश्वास का विषय है, जिसे बलपूर्वक बदला नहीं जा सकता।